हेलो परीक्षा देने वाले, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग का इतिहास का लास्ट जो है ना, चौथा गैस किया हुआ क्वेश्चन का मतलब वीडियो है। ये ही लास्ट है। इससे पहले 3 वीडियो आप लोग के लिए लाए थे, वो देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। ये चौथा लास्ट वीडियो है और इससे बाहर आप लोग के एग्ज़ाम में नहीं जाने वाला है, ये गारंटी हम देते हैं, है ना? हम गारंटी देते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर ऑब्जेक्टिव वाला आप लोग नहीं देखे हैं, 125 जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि मेरा पॉपुलर वीडियो अभी वही है ना? तो उसको नहीं देखे होंगे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, सारा का सारा वीडियो जाके देख लीजिए, इतिहास आप लोग का पार हो जाएगा, है ना? इतिहास जो है वो आप लोग 80 ले आइएगा, 80 में 80, है ना? इतना ही आप लोग खाली अच्छा से लिखिए, राइटिंग आप लोग अच्छा रखिए, और जितना इसमें क्वेश्चन है वो तो आएगा ही, राइटिंग अच्छा रखिए बस खाली, और लिखने का कैपेसिटी अच्छा रखिए, उसके बाद आप लोग को अच्छा नंबर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, इसमें छः छः क्वेश्चन का ही आंसर देना रहेगा। खंड ख में 8 में से 6 का ही आंसर देना है। थोड़ा गला ठीक कर लेते हैं। बोला है कि महाकाव्य काल में चांडाल किसे कहा जाता था? चांडाल, है ना? चांडाल ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चांडाल जो है किसे कहा जाता था? महाकाव्य काल में चांडाल किसे कहा जाता था? तो महाकाव्य काल में शवों को अंत्येष्टि तथा मृत पशुओं को छूने वाला को चंडाल कहा जाता था, जिसको हम लोग चमार भी बोलते हैं ना, चमार बोला जाता है ना। तो महाकाव्य काल में चंडाल किसे कहा जाता था? तो महाकाव्य काल में शवों को, है ना, शव को जो जलाता था, मृत पशुओं को छूता था, उसको चंडाल कहा जाता था, मतलब चमार उसको अभी हम लोग जो कि बोलते हैं। इसे तो जाति नहीं इस तरह से करना चाहिए। अब मनुस्मृति से क्या समझते हैं? इसका रचना कब हुई थी? तो मनुस्मृति धर्मशास्त्रों में से एक, धर्मसूत्र में से सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसका संकलन जो है वो लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के मध्य में हुआ है ना? उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो महान कवि, संगीतज्ञ एवं शेख निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी था। चौथा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था अथवा स्वतंत्रता संग्राम? आपके उत्तर को पुष्टि कीजिए और तर्क दीजिए। तो 1857 की क्रांति जो था स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि इस क्रांति का प्रत्येक धर्म, जाति और समूह के लोग जो था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहा था, और इस कारण से इसे जनक्रांति संज्ञा भी दिया गया। उसी तरह से आगे है क्वेश्चन कि नवगाथिक शैली के दो इमारत तथा इसमें धन लगाने वाले भारतीयों को नाम लिखिए। तो यूनिवर्सिटी हॉल, काउसजी जहांगीर रेडीमनी तथा राजाबाई टावर प्रेमचंद्र रायचंद्र, ये सब जो है। आगे जो क्वेश्चन है कि मंदिर कितने प्रकार बनाए जाते थे, उनका संक्षिप्त विवरण देना है। तो गुफा तथा संरचनात्मक यानी दो प्रकार के मंदिर का निर्माण किए जाते थे। आरंभ में पहाड़ी को काटकर गुफा मंदिर बनाया जाता था, और यहाँ बौद्ध तथा जैनों के रहने के लिए गुफाएं बनाए गए थे। बाद में इन्हें देवी देवताओं का प्रतिमाएं भी स्थापित कर दिया गया, और गुप्त काल में ईंट तथा पत्थर से बनी, है ना, देवी देवताओं के लिए संरचनात्मक और मंदिर बनाए गए थे। ऐसे मंदिर में शिव और विष्णु या उनके अवतार का प्रतिमाएं को भी मुख्य देवता के रूप में स्थापित किया गया था, और अन्य देवी देवताओं के लिए भी पंचायत जो था वो बनाए गए थे। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर कि बासारिया और बा बेसरिया, है ना, बासरिया और बेसरिया में क्या अंतर है ना, तथा क्या समानताएं हैं, स्पष्ट करना है। तो बासरिया तथा बेसरिया सूफीवाद के दो शाखाओं थे। बासरिया विभिन्न खान खा मतलब समूह में रहते थे, तथा इस्लामी कानून शरीयत के पालन भी करते थे। और बेसरिया जो है वो खान बदोश होते थे, जो कि शरीयत के नियमों का पालन न करके यो यौगिक जो है गतिविधियों का पालन करते थे। और ये लोगों के बीच में भक्ति तथा, है ना, भक्ति के साथ में भय का भी भावना का पालन करते थे, और इनके कई नाम होते थे, जैसे कि हैदरी, मदारी, मलंग, कलंदर आदि। इनका कोई अपना सिलसिला भी नहीं होता था। आगे क्वेश्चन है कि लिखने की नस्तलिक शैली क्या थी, है ना? तो इस शैली को सरकंडा के कलम की स्याही में डुबोकर लंबे सपाट प्रभावी ढंग से लिखा जाता था, और यह तरल शैली की थी, जिसको अकबर ने, है ना, प्रोत्साहन कर दिया था, और कागज पर स्याही को जल्द सुखाने के लिए कलम का नोक के बीच में छोटा सा चीरा बना दिया था। अब इसके बाद जो रहेगा अगला खंड में, इसमें भी 6 का ही आंसर देना रहेगा, 8 रहेगा लेकिन 6 का ही आंसर देना है, 3 नंबर का रहेगा। इससे पहले 2 नंबर का था। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, है ना? तो तिथि निर्धारित के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है, और इस विधि को खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री जो था BF लिवी द्वारा सनी 1946 ईस्वी में किया गया था।
अब इस विधि के अनुसार किसी भी जो मतलब किसी भी जीवित वस्तुओं को कार्बन 12 एवं कार्बन 14 के समान मात्रा में पाया जाता था, और मृत्यु अथवा विनाश के अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता था, मगर कार्बन 14 जो है निरंतरन क्षय होने लगता था। जिस पदार्थ में वो कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती थी, वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता था। आगे क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों को, है ना, भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और किसी भी जाति का सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व का एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत भी होता था। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का भी ज्ञान पुरातत्व पर ही निर्भर था, आधारित था, है ना। पुरातत्व क्या होता है? तो पुरातत्व विज्ञान मतलब पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में जितना भी चीज छिपा हुआ है, खुदाई के द्वारा उसको निकाला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेश को वर्णन करना है। तो गौतम बुद्ध एक व्यवहारिक धर्म सुधारक थे, और वे आत्मा परमात्मा के निरर्थक विवादों से दूर रहते थे, है ना। रहते हुए भी तात्कालीन समस्याओं से समाधान के लिए वो 4 आर्य सत्य का उपदेश दिए थे। पहला सत्य क्या था? कि संसार दुखमय है ना, और दुख का कारण तृष्णा है ना। संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, वो दुख का कारण जो है वो व्यक्ति का तृष्णा है, और तृष्णा को अगर अंत कर दिया जाए तो मनुष्य का सभी दुख जो है क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और इस दुखों को छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 8 मार्ग भी बताए हैं, जिनको उन्होंने स्वयं भी पालन किया था। आगे क्वेश्चन है कि अल बेरूनी, है ना, अल बेरूनी के पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि कौन था, क्या था ना। तो अल बेरूनी जो है महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार था। भारत पर महमूद जो है के आक्रमण के साथ वह महमूद के सेना के साथ वो भारत आ गया था, और यहाँ उसने भारतीयों जो है ना भारतीय सभ्यता व संस्कृति से प्रभावित होकर भारतीयों के साहित्य का अध्ययन करने लगा था। और अल बरूनी ने अपना अनुभव को तथा महमूद के आक्रमण के विनाशकारी प्रभावों का वर्णन अपने पुस्तक किताब उल हिंद, है ना, किताब ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है ना कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? अलबेरूनी के द्वारा। तो किताब उल हिंद में किया था। अलबेरूनी ने विचारानुसार उस दिनों का जो है उन दिनों का भारत में राजनीतिक एकता और सर्वथा अभाव था। इस द्वेष भाव के कारण जो था राजा अपने साथी राजाओं के साथ न देकर दुश्मन का भी साथ देते थे, और अशिक्षा जनता विभिन्न देवी देवताओं में विश्वास भी रखता था, और विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, है ना। किंतु बाल विवाह का प्रचलन उस समय था, है ना। ये सब कहाँ से मिल रहा है? उसकी किताब से मिल रहा है। और हिंदू समाज में अनेक जातियां का भी वर्ग था। हिंदू रीति रिवाज का नैतिकता उच्च नियमों पर आधारित था। उसका बाद है अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ, है ना। तो अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को और जमींदार को दोनों को लाभ हुआ। साथ ही कृषि के भी विकास हुआ, परंतु किसान पर बुरा प्रभाव पड़ा, है ना। किसको किसको? अस्थाई बंदोबस्त से किसान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन इसमें जमींदार को बहुत ज्यादा और जो कंपनी था उसको बहुत ज्यादा लाभ हुआ। तो कंपनी के आय निश्चित मतलब हो गया, है ना। कंपनी को प्रतिवर्ष होने वाली आय अनुमान हो गया, और इससे अस्थिरता का स्थिति समाप्त हो गई। अधिक लगान की वसूली और इनमें होने वाले कम खर्च कंपनी के आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ हो गई। इसी तरह से फिर जमींदार का वर्ग का उदय हुआ। इस व्यवस्था जो है के परिणाम रूप से कंपनी को और किसान को मध्य बिचौलिए के रूप में एक जमींदार वर्ग का भी उदय हो गया, और यह वर्ग अंग्रेज के समर्थक बना रहा। इसी तरह से जमींदार वर्ग को जथा लाभ हुआ। अस्थायी व्यवस्था से जमींदार को लाभान्वित हुए। जमींदार जो है उनका पैतृक अधिकार हो गया, और किसान उनके रैयत बन गए और वसूले गए। लगान को हिस्सा मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति जो सुदृढ़ हो गया। उसी तरह से है कृषि विकास, है ना। कृषि का विकास जो है लगान निश्चित होने से किसान और जमींदार दोनों ने कृषि के विकास में रुचि भी लिया। उसी तरह से रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखना है। रॉलेट एक्ट क्या था? तो न्यायाधीश, है ना, सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक सीमित समिति का गठन किया गया था। क्रांतिकारियों गतिविधियों को रोकने के उपाय सुझा सके, और समिति में इनके लिए कठोर नियमों का भी सिफारिश किया गया। उदाहरण स्वरूप किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेश, है ना, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाए, है ना। मतलब रॉलेट एक ऐसा था कि मतलब किसी व्यक्ति को अगर संदेह हुआ ना कि ये क्रांतिकारी है ना, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए। गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित किया जाएगा। और समिति का रिपोर्ट अप्रैल जो था 1918 में आई, और भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद भी सरकार जो था 21 मार्च ना, है ना, 1919 को जो है रॉलेट एक्ट को पास कर दिया। और इसको काला कानून भी बोला जाता है। इसे भारतीय कानून जो है वो काला कानून भी बोला, और इसका विरोध जो था किया गया। लेकिन काला कानून का वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए नारा दिया गया कि कोई वकील नहीं, और कोई दलील नहीं, और कोई अपील नहीं।
उसका बाद है कि चंपारण आंदोलन क्या था, मतलब चंपारण आंदोलन का क्या कारण था, है ना? जो चंपारण में आंदोलन हुआ उसका क्या कारण था? तो चंपारण के किसान को अपनी भूमि के 3/20, है ना? मतलब तो यहाँ क्या था कि चंपारण के किसान जो था, है ना? अपनी भूमि पर, मतलब अगर उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है तो 3 एकड़ पर नील का खेती करना अनिवार्य था। मतलब 3/20 जो था भाग पर नील का खेती करना बहुत ज़रूरी था, और नील का खेती करने से क्या होता है कि ब ज़मीन जो है बंजर हो जाता है। तो किसान ने नील का फसल बगान मालिक को या बेचना पड़ता था, और उन्हें कई प्रकार के कर भी देना पड़ता था, और अपनी खेत बेचने पर उन्हें मालिकों को बड़ी धनराशि भी देनी होती थी, और उनके बेगार भी लिया जाता था। अब उन पर जो है वो शारीरिक अत्याचार भी किया जाता था। गांधी जी ने इन अत्याचारों के विरुद्ध किसानों के अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन करने की प्रेरणा दी, और इनके लिए फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार एक जांच समिति बनाई, और इस समिति के सिफारिश पर चंपारण कृषि कानून बनाया गया, और इसके लिए इससे जो है किसान पर किए गए अत्याचार को समाप्त किया गया था। अब उसका बाद है चंद्रगुप्त मौर्य पर एक संक्षिप्त परिचय देना है कि कौन था, क्या था, है ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, और वह मुक्तिदाता और विजेता के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। यूनानी आक्रमण को सफलतापूर्वक सामना करते हुए पंजाब, सिंध या यूनानियों तथा मगध को धनानंद के अत्याचारों से, है ना, उनके मुक्ति दिलाई थी। और उसने जो है मगध पर चाणक्य की सहायता से अपना राज्य स्थापित कर लिया था, तथा उसका जो विस्तार भी किया गया था, और उनकी बढ़ती हुई शक्ति को डराकर, है ना, डरकर यूनानी सेनापति सेल्यूकस जो था अपने पुत्री का विवाह जो है वो उससे कर देता है ना, तथा संधि भी कर लेता है। और जैन स्रोतों के अनुसार यह अंतिम दिनों का चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी त्याग कर जैन धर्म को अपना लिया था। अब उसका बाद 4 आंसर देना है, इसमें कि 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 का आंसर देना है, लॉन्ग वाला है। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर निर्माण योजना पर विवरण देना है कि हड़प्पा सभ्यता में किस तरह से नगर बना था, है ना, किससे बनता था। तो हड़प्पा सभ्यता में अपने नियोजित 2 स्तरीय नगर का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो तथा अन्य स्थल जो है नगर निर्माण के लिए एक छोटा परंतु ऊंचा स्थल बनाता था, और दूसरा जो था नीचा था, है ना, नीचा स्थान में होता था। पहला जो था भाग कच्ची ईंटों से बना होता था और चबूतरा पर होता था, और इसके चारों ओर जो है किलाबंदी होता था, और निचला जो शहर होता था उसको अलग किया जाता था। मतलब जो हड़प्पा में नगर जो बना था, एक उजला शहर था, मतलब दुर्ग शहर बोला जाता है, और एक निचला शहर था, है ना। उजला जो था विशेष काम के लिए किया जाता था। इस प्रकार से दुर्ग को बाढ़ या आक्रमण को सुरक्षित भी रखा जा सकता था, और इस भाग में धनी तथा शासक वर्ग के आवास मतलब माना जाता था, और निचले शहर में जो था वो सामान्य लोग रहते थे। तो इस तरह से देख लीजिएगा आगे। उसका बाद है कि भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में मूर्तिकला का महत्व को बताने बोला है। तो 6ठी सदी भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और अन्य स्रोतों का अलावा जो है इसकी जानकारी जो है मूर्तिकला से भी मिलती है। और मूर्तियां से उन काल के धार्मिक रीति रिवाज, मान्यताओं तथा अन्य धार्मिक गतिविधियां को भी जाना जाता है, और मूर्तिकला का विकास विशेषकर नव ब्राह्मणवाद या तथा बौद्ध का उदय का कारण भी हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में शिव तथा विष्णु के भी मूर्ति मिले हैं ना। इन अवतारों का भी शिव तथा विष्णु कुरान में लिखा गया है कि इन ग्रंथों का शिव तथा विष्णु से जुड़ी महिमाओं जो है महिमाओं का भी बखान किया जाता था, है ना। इस तरह से लिख लीजिएगा आप लोग। आगे बोला है कि विजयनगर का इतिहास संक्षेप में लिखना है। तो अभिलेखों तथा स्थानीय परंपरा के अनुसार विजयनगर की स्थापना जो था हरिहर तथा बुक्का दोनों भाई ने किया था, और इनके पिता का नाम जो था वो संगम था, और यह वारगल का एक सामंत था। बाद में इस परिवार में काम्पिल्य राज्य में भी मंत्री का रूप में काम किया, और मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान था ने काम्पिल पर भी आक्रमण कर हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया था, और यहाँ दोनों इस्लाम धर्म को अपनाकर सुल्तान जो है को विश्वास पात्र बन गए, और कालांतर में जो है दक्षिण में अनेक विद्रोह हुए, और जिनके दबाने के लिए सेना के साथ जो था दोनों भाइयों ने सुल्तान ने भेजा था, और वापस जो था आने पर दोनों ने इस्लाम धर्म को त्याग कर अपनी शक्तियां को बढ़ाया, और इस विजयनगर को अपनी राजधानी बनाकर दक्षिण में, है ना, संगम वंश की स्थापना की। और कई विद्वान जो था अनुसार हरिहर और बुक्का दिल्ली नहीं गए थे, उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध अन्य दक्षिण राज्यों की तरह दिल्ली विरोध कर अपने राज्य में ही स्थापित कर लिया था। तो इस तरह से लिख लीजिएगा आगे। आगे क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के कारण तथा परिणाम का समीक्षा करें। तो लगान संबंधी व्यवस्थाओं के कारण जो है संथाल की कंपनी की सरकार जो है जमींदार तथा महाजनों को अपना प्रभाव स्थापित किया था, और सरकार ने इससे ली
जाने वाली लगान राशि जो है ऊँची रखी थी और इस कारण से उन्हें महाजनों से सूद पर कर्ज लेना पड़ता था। और उस अज्ञानता जो है लाभ उठाते हुए महाजन जो है वो जाली तथा गलत दस्तावेज बनाते थे और कर्ज नहीं चुकाने पर वे संथालों की सारी संपत्ति जो था जब्त कर लेते थे और धन के अभाव में वे न्यायालय को सहायता नहीं ले पाते थे और सरकारी कर्मचारी, पुलिस, थानेदार सभी उनका शोषण करते थे और इन कारण से जो था वो संथालों पर 1855 में सिद्धू तथा कान्हू का नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, एक संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखना है। तो भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया में 1946 में आरंभ हुई थी और वह जो था ये वर्ष जो था इस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संबंध में कैबिनेट मिशन में जो है एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का सिफारिश भी किया गया था और इस सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 1946 में निर्वाचित भारतीय सदस्य तथा देशी रियासतों को प्रतिनिधि की एक सभा भी बुलाया गया था और इस सभा में कुल 389 जो था है ना सदस्य थे और इन सदस्यों के कई तत्कालीन प्रश्नों पर भी 1946 से 49 के मध्य में 165 बैठक कराकर डॉक्टर सच्चिदानंद को सिन्हा को जो है वो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भी किया गया था। 11 खंड में संविधान का भी प्रावधान किया गया था, प्रकाशित किया गया था और 21 फरवरी 1948 को प्रारूप जो था वो तैयार हो जाने पर डॉक्टर जो था ना डॉक्टर अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब 26 नवंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1949 को इस पर हस्ताक्षर भी किया था और इस तरह से 26 जनवरी 1950 को जो है इसको कानून को लागू कर दिया गया था और संविधान में 395 धाराएं थी जिनको 22 भागों में बांट दिया गया था और इसे विश्व का सबसे लंबा संविधान भी माना गया था। अब आगे एक क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के 16वें महाजन पद के बारे में संक्षेप में लिखना है। 16 महाजन पद के बारे में लिखना है ना। तो 6ठी सदी से उत्तर में है ना, 6ठी सदी से उत्तर में 16 महाजन पदों को उदय हुआ था और अधिकांश महाजन पद के शासक राजा होते थे और कुछ महाजन पद में लोगों की समूह द्वारा शासक होता था। प्रत्येक महाजन पद की एक राजधानी भी होता था जो कि किले द्वारा घिरा होता था और प्रशासनिक कार्य नौकरशाही द्वारा तथा राज्य की रक्षा सेना द्वारा भी की जाती थी। कौन कौन महाजनपद था उसको देख लेते हैं। तो मगध जो था है ना, आधुनिक बिहार में भी है, तो यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसका आरंभ जो था राजधानी राजगीर जो है ना, अभी जो हम लोग टूरिस्ट में वहाँ जाते हैं, बाद में यह पाटलिपुत्र भी बन गया था। विभिन्न शासक ने इसको जो है वो शक्तिशाली बनाया था। उसी तरह से वज्जी है ना, इसका राजधानी वैशाली था और यह 8 गणों में का समूह में जो था संघ था और इसमें लिच्छवी सबसे प्राचीन प्रभावशाली था और गणतात्मक या फिर तो कुलीन है ना, कुलीन तंत्र व्यवस्था का इसका सबसे बड़ी विशेषता था। उसी तरह से यंग था, इसकी राजधानी चंपा थी और राजा ब्रह्मदत्त द्वारा यह शासित यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। काशी भी था, राजा बानर द्वारा शासित इसकी राजधानी बनारस वाराणसी जो है यह धार्मिक तथा व्यापारिक केंद्र भी था। उसी तरह से कौशल है ना, अवध पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित यह 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी कौशल जो कि राजधानी श्रावस्ती अयोध्या तथा दक्षिणी कौशल जो था और राजधानी कुशावती था। उसी तरह से मल है ना, यह भी 2 भागों में विभक्त था। एक की राजधानी कुशीनारा जो था देवरिया जिला में था जो उत्तर प्रदेश में है, तथा दूसरा जो था वो पावा गोरखपुर में था और इसकी विशेषता था कि कुलीन तंत्रीय व्यवस्था। उसी तरह से अगला है वत्स, राजा उदयन द्वारा शासित इन्हें अवंती से दुश्मनी रहती थी और इसकी राजधानी कोसम इलाहाबाद के निकट था। उसी तरह से पंचाल था, ये भी 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्त्रा बरेली जो था और दक्षिणी काम्पली जो था काम्पलिये वो फरुखाबाद था। उसी तरह से 9वां था सूरसेन है ना, यमुना नदी पर बसा यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं व्यापारिक नगर था। राजा अवंतीपुर राजधानी मथुरा के शासन करता था। उसी तरह से चेदी था है ना, बुंदेलखंड में यमुना नदी पर किनारे में बसा हुआ शिशुपाल राजा का राजधानी सोतीवती थी। उसी तरह से 11 नंबर जो है 11वां मतलब जनपद पुरू था, इसका राजधानी इंद्रप्रस्थ था, दिल्ली के पुराने किले के निकट में था। उसी तरह से मत्स्य आधुनिक भरतपुर जयपुर और अलवर राजस्थान में जो है कि मिलकर एक राज्य की राजधानी का विराट नगर भी था, जो कि आप लोग को महाभारत में ये सब देखे होंगे। अस्मक महाराष्ट्र के गोदावरी तट पर स्थित यह एक प्रसिद्ध अंतर्देशीय व्यापारिक केंद्र था, इसकी राजधानी पोतन थी। उसी तरह से अवंती यह एक मध्य भारत का सबसे शक्तिशाली 2 भागों में बांटा राज्य था। उज्जैनी उत्तरी अवंती तथा महिमती दक्षिणी अवंती की राजधानी थी है ना। राजा चंडघोष ने मगध से जो था दोस्ती निभाया था।
इसी तरह से गांधार काबुल की घाटी में स्थित एक राजधानी तक्षशिला थी, जो कि प्रसिद्ध शैक्षणिक तथा व्यापारिक केंद्र था, और संप्रभुता का लिए ये राज्य अवंतित से लगातार संघर्ष किया करता था। उसी तरह से 16वां जनपद जो था कम्बोज या गांधार के निकट आधुनिक ताजिकिस्तान में स्थित था, और इसकी राजधानी जो था वो हाटक या राजपुर था, है ना। तो इस तरह से आप लोग का 4 इंपॉर्टेंट जो था वो गैस किया हुआ क्वेश्चन था। तो ये अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आप लोग को नया नया वीडियो मिलते रहेगा अलग अलग सब्जेक्ट का।